नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह कोई खास विषय नहीं है, बल्कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर से, पूरे खेती किसानी और बागवानी से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही हैं हमारे किसान भाइयों के सामने, उन्हीं के विषय पर आज हमारी चर्चा होगी आप लोगों से। तो सबसे पहले एक बहुत जटिल समस्या है कि हमारे मन में यह बात घर कर गई है कि हम जब कोई एक खास फसल लगाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, तभी हमारी तरक्की हो पाएगी, तभी हमको ज़्यादा पैसा मिल पाएगा। और यहीं पर खेती की जो सबसे जटिल समस्या है वो पैदा हो जाती है। अब उदाहरण के लिए, जैसे जहां आलू की जाती है वहां 100% लोग आलू पर निर्भर रहते हैं, और जिनके खेतों में देखेंगे तो 50 एकड़, 100 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लगभग सभी किसान उसी तरह से खेती करते हैं कि एक फसल लगाई तो पूरे एरिया में एक ही फसल लगी है। अब इसी तरह से कहीं मिर्च की खेती हो रही है तो पूरा का पूरा एरिया मिर्च करता है, कहीं टमाटर की फसल हो रही है तो पूरा का पूरा एरिया टमाटर ही करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन फसलों को नहीं करनी चाहिए, सभी फसलें करनी चाहिए, लेकिन मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर जिसको कह सकते हैं, इसको एग्रीकल्चर नहीं कह सकते, इसको मोनोकल्चर कहेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर, किसी खास फसल को आप इज्जत देते हैं और उसी को करते हैं। और उसको करने से क्या समस्या आती है, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिछले वर्ष जैसा हुआ, दिसंबर से लेकर जून तक टमाटर की कोई इज्जत नहीं रही, और जिन लोगों ने लगाया था टमाटर उनके बीज का पैसा वसूल नहीं हुआ। तो इसी तरह से मोनोक्रॉपिंग करने पर इसी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अब चाहे कोई 100 बीघा लगा दे, चाहे 50 एकड़ लगा दे, चाहे जितना लगा दे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो बहुत भारी भरकम होगा, अगर फायदा हो गया तो बहुत भारी भरकम होगा। और नुकसान होगा तो पता लगा कि 1 साल 2 साल लगातार 2-2 3-3 साल तक मैंने घाटे में जाते हुए देखा है। और इस तरह से मोनोक्रॉपिंग करने वाले किसानों की, आज जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब जितनी भी किसान के आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, उपयोग की चीजें होती हैं, वह किसान खुद पैदा करता है और उसको समस्या नहीं आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कोई भी किसान अगर घर पर रहता है, खेत में है, उसका सारा सिस्टम है, पानी की व्यवस्था है, तो उसमें आपको ऐसा करना है कि मुझे दूसरों पर निर्भर कम से कम होना पड़े। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए सहयोग प्रदान करेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति संपन्न होती चली जाएगी। इसके लिए जैसे अब हमको टमाटर की भी आवश्यकता है, हमको मिर्च की भी आवश्यकता है, हमको हल्दी की आवश्यकता है, हमको सौंफ की आवश्यकता है, हमको फल फ्रूट जैसे अमरूद की आवश्यकता है, नींबू की आवश्यकता है, या संतरा, किन्नू, जितने भी फल फ्रूट हैं, पपीता हैं, तो जितने भी फल फ्रूट हैं उसको उगाना हमारा परम कर्तव्य है। तो जब जैसा एरिया हो, जैसे हमने आम का बगीचा लगा दिया है या अमरूद का बगीचा है, किसी तरह की बागवानी हमारे पास है, तो हम उसके नीचे की जमीन को अक्सर करके खाली छोड़ देते हैं। ये तो धा है, एक तरह से इसकी छाया पड़ती है और पेड़ों की छाया में कुछ होता नहीं है, और यहीं पर हम पिछड़ जाते हैं। जितने भी बगीचे हैं उसमें हम हल्दी की खेती बड़े शौक से कर सकते हैं,
और साथ में जैसे अरवी है उसकी भी खेती कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर चाहे बड़े पैमाने पर, जैसे भी बाग हों। और उसमें सूरन की खेती कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता गजेंद्र की ही करनी चाहिए, अगर आप देसी सूरन करते हैं तो देसी सूरन की ही कहाँ इज्जत कम है। देसी सूरन तो गजेंद्र से कहीं महंगा बिकता है। देसी सूरन गजेंद्र वैरायटी से भी महंगा बिकता है। तो आपको यह समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से कि वो सारी फसलें हमको जरूर उगाना है जो एग्रीकल्चर के तहत आती हैं। इसमें हमारा गन्ना भी होगा, इसमें हमारी सब्जियां भी होंगी, इसमें हमारा डेयरी प्रोडक्ट भी होगा। मतलब जितना भी हम कह सकते हैं, जो कुछ आप उपयोग करते हैं सब कुछ खेती से हो सकता है, सिवाय नमक और वॉशिंग पाउडर के। तो इसके अलावा तो सारी चीज़ें लगभग जो हमारे दैनिक प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं उगाई जा सकती हैं। उसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर आप हल्दी की खेती करते हैं तो हल्दी को इसको एज ए क्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 10 एकड़ में 10 तरह की फसलें करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी एक फसल, मान लीजिए 1 एकड़ में हमने अगर टमाटर लगाया था तो टमाटर में अगर घाटा हो गया तो बकिया 9 एकड़ में जितनी भी फसलें हैं, चाहे लहसुन है, चाहे 1 एकड़ प्याज है, तो सारी फसलों को अगर मिलाकर जोड़कर देखेंगे तो हम बेनिफिट में रहेंगे और ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो किसी एक तरह के मोनोक्रॉपिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और यही कृषि का सबसे बड़ा फंडा है। एग्रीकल्चर इसी को कहते हैं। जैसे हम डेयरी फार्मिंग की बात लेते हैं तो डेयरी फार्मिंग हर किसान को, जिसके पास कम से कम अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो उसको 10 पशु तो रखने ही चाहिए। अगर 10 पशु आप रखते हैं तो निश्चित रूप से कम 1,000 रुपये 1,000 रुपये पर डे मिलेंगे, जो आपके घर के खर्चे और तमाम समस्याएं जो हैं, जैसे दवाई है और बच्चों की शिक्षा है, फीस है, ये सब कुछ आप मैनेज कर पाएंगे। तो जो दूसरी फसलों से होगा, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो या अनाज हो, उससे भी जो इनकम होगा वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा और उसमें कभी घाटा नहीं होना है। इसलिए कि इतने प्रकार की फसलें हैं कि सभी जिन्सों का एक साथ रेट क्रैश नहीं हो सकता, एक साथ खत्म नहीं हो सकता। और दूसरे क्या है कि मेरे आवश्यकता की सारी चीज़ें हमारे खेत में ही उपलब्ध रहेंगी। अब अगर हम टोटल मिर्च करते हैं, टोटल आलू करते हैं, तो हमको जो भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो हमको हरी सब्जियों की ज़रूरत होती है तो उस बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को पूरा नहीं करती है। तो आगे आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से इसी तरह की आपको क्रॉपिंग करनी है। जैसे अगर हम पशुपालन की बात करते हैं, अगर हम दुग्ध उत्पादन करते हैं तो दुग्ध उत्पादन से जो भी हमारा उत्पादन होगा वो दूध से 1,500 रुपये जो भी मिलेंगे वो तो हम लेंगे ही। लेकिन अगर आप 10 पशु रखें हैं तो 10 पशुओं में जो उनका गोबर होता है, उस गोबर से हमको खाना बनाने के लिए गैस मिल जाएगी। अगर हम गोबर गैस का इंस्टॉल करते हैं तो तमाम जगहों पर जैसे 4 घन मीटर का होता है, 3 घन मीटर 4 घन मीटर का छोटा प्लांट अगर लगा लेते हैं तो आराम से 8 से 10 लोगों का, 8 से 10 सदस्यों का परिवार अगर है तो आपको पूरे दिन पूरे रात के लिए जब भी आपको खाना और नाश्ता की ज़रूरत होती है तब तक के लिए गैस मिल जाती है। और जो उससे सैलरी मिलती है वो 1 नंबर की खाद होती है, जिससे कि हमारे खेत की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। तो उसमें हमारे खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने स्कीम चला रखी है कि जिसके खेत में 3 कार्बन होगा उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा।
और ये स्कीम बाकायदा गवर्नमेंट ने चला रखी है। तो इन सब विषयों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। खैर छोड़िए, गवर्नमेंट की बात अलग है, वो क्या देगी क्या नहीं देगी, लेकिन हमको अपने खेत से कैसे निकालना है ये हमको सोचना पड़ेगा। तो अगर हमारा डेली का खर्चा पशुपालन से मिल गया, उसी प्रकार से अगर हमको जानवर भी रखने हैं तो दूसरे भी जानवर रखते हैं, जैसे बकरी पालन है, इसको भी आप कर सकते हैं साथ में। अगर आप छोटा मोटा तालाब बनाए हैं जिससे कि सिंचाई का काम होता है, तो उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। उस तालाब में मछली पालन कीजिए, उसमें जब आपकी आवश्यकता से अधिक पानी हो तो उसको डाल दिया कीजिए, और उनको भोजन के लिए जो वेस्टेज है वो आपका इस्तेमाल हो जाया करेगा। और जब मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी तो उनसे भी आपको इनकम होगी। उसके बाद उस पानी का हम जब ज़रूरत पड़े तब हम अपने खेतों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो पशुओं के लिए चारा होता है, एक बात ध्यान में रखिए, अक्सर पशुपालक भाई इस बात को भूल जाते हैं कि जब भी उनका जैसे सूखा चारा का बंदोबस्त तो बड़े आराम से कर लेते हैं। उसको जैसे गेहूं की जब थ्रेसिंग होती है तो उससे भूसा निकलता है, उस भूसे को स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद उसी में कुछ दाने का और उनके पशु आहार का मिश्रण मिला करके हम उनको खिला देते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये आप समझ लीजिए कि जो हरा चारा हम उगा करके पशुओं को खिलाते हैं उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम अपने पशु के लगभग शरीर के पोषक तत्वों का 95% पूरा करते हैं, 95% पूरा कर लेते हैं अगर हम हरा चारा खिलाते हैं तो। और जो 30% ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है, तो उसमें कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें कि 30% देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका बरसीम है, तो जब बरसीम होता है या इसी तरह की दलहनी जैसे लोबिया है, इस तरह की जो फसलें होती हैं जिससे हम हरा चारा का प्रयोग करते हैं हरे चारे के रूप में, तो जब हरे चारे के रूप में इन फसलों का प्रयोग करते हैं तो उसमें ड्राई भूसा का जो है होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन होने के कारण यह उनके पेट को खराब करता है जब अधिक मात्रा में खिलाएंगे तो। लेकिन वहीं पर अगर मक्के का मैच्योर चारा जब वह पुष्पावस्था में हो, जिसमें दुग्धावस्था उसको कह सकते हैं, जब दुग्धावस्था में मक्का पहुंच जाता है, तो ऐसे पोजीशन में जब हम उसको पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, और उसको अगर 100% पे खिलाएंगे तो पशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार से दूसरे जैसे जई है, तो इसको नाजुक अवस्था में न काट करके जब ये मैच्योर हो जाए तब इनको काटना चाहिए। और इसके लिए इनकी बुआई जो है थोड़े थोड़े एरिया में करके 2-3 बार में करनी चाहिए, जिसमें कम से कम 15-15 दिनों का अंतर होना चाहिए। तो जो पहले की बुआई हुई है वो जब मैच्योर अवस्था में आ जाएगी, उसकी कटाई आप शुरू कर देंगे, और उसका कटाई खत्म होते होते दोबारा जो आप 15 दिन बाद बोए हैं उसकी कटाई शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा जब आप 15 दिन बाद बोए हैं, इस तरह से 45 दिन का जो चक्र होता है, तो 45 दिन के बाद फिर जो पहले दिन की कटाई की चीज़ें हैं चारा है वो फिर दोबारा से फिर तैयार होकर के आ जाता है, तो उसकी हम कटाई करके हम पशुओं को खिला सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मुझे जैविक उगाना है। तो जैविक उगाने के लिए आपको निश्चित रूप से एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ना होगा। उसमें हमारे पास पशु भी होने चाहिए, उसमें हमारे पास दलहन भी होनी चाहिए, उसमें तिलहन भी होनी चाहिए, उसमें अनाज भी होना चाहिए, और उसी में हमारे पास मसाले की फसलें हैं, जैसे अदरक है, जैसे हल्दी है, ये भी हमारे पास होना चाहिए। साथ साथ में कंद वर्गीय सब्जियों की फसलें जैसे सूरन है और बंडा है और अरवी या घुइयाँ है, इन सब फसलों का भी हमको खेती करना चाहिए। तो अगर इन सब फसलों की हम खेती करते हैं तो निश्चित रूप से संपन्नता हमारे पास आएगी। साथ में जैसे कुछ फसलें हैं, सूरन है या हल्दी है, इनमें तो
सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक वर्ष में सिर्फ एक बार खेत की जुताई करनी पड़ती है, और जितना कम जुताई होगी उतना ही हमारे धरती माँ की क्षमता बढ़ेगी। तो जो खरपतवार उगे तो उसको काट करके उसी की खेत में मल्चिंग करना है, और धरती से जो प्राप्त है, जो हमारे काम का है, वो हमको ले लेना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है वो धरती माँ को वापस कर दीजिए। कार्बन आपकी धरती में बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में सुधार होगा और लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार आप बहुत बड़े पैमाने पर अपने धरती के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आज जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं, जैसे लोग शहरों में रहना प्रेफर करते हैं, तो शहरों में जब आप रहेंगे तो सबसे बड़ा दुख ये है कि वहाँ हर चीज़ पर सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे अभी आपको डीजल पेट्रोल है तो बिना उनके काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास रसोई गैस नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपके नल में पानी नहीं आया तो आपका काम नहीं चलेगा। यह सब तो कम से कम किसानों के साथ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। किसी दिन बिजली नहीं है तो हैंड पाइप से पानी निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो बाल्टी से पानी निकाल लेते हैं कुएं से। जिनके पास सुविधाएं हैं वो उसका लाभ लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी बातें कुछ समझ में आई होंगी, और निश्चित रूप से इस पर हमको विचार करना होगा, और निश्चित रूप से इस पर हमको काम करना पड़ेगा, तभी हमारे खेती का जीर्णोद्धार हो सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।